नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे हेल्थ टॉक शो में स्वागत है। आज का दिन है खास। मैं हूं आपके साथ खास इनवाइटी के साथ में। और जैसा कि हमारी हेल्थ टॉक सीरीज चल रही है, आप सब ने बहुत प्यार दिया है हेल्थ टॉक शो विद डॉक्टर गुलाब को। तो ये मेरी जवाबदारी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों के लिए भी उतनी ही मेहनत करूं और अलग-अलग एक्सपर्टीज हर एक फील्ड में लेके आऊं और आपके समक्ष वो सारा नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म पे रखूं, ताकि अगर कभी रेफरेंस करना पड़े तो आप केवल और केवल एक क्लिक दबाएं, डॉक्टर गुलाब यूट्यूब पे सर्च करें, ताकि हेल्थ टॉक सीरीज पूरी आपके सामने आ जाए। वैसे तो मैं हमेशा आखिरी में बोलता हूं, पर आज पहले बोलने की इच्छा हो रही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस पे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले, हमारे सारे शो के बारे में जानकारी मिले। आज जो मेरे साथ में गेस्ट हैं वो एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि जिनकी तारीफ क्या करूं मैं, आपको खुद बयां हो जाएगा, पूरा नॉलेज आपके सामने आ जाएगा, तो आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में उन्होंने अपनी फील्ड में एक रोमांच काम किया है। ये हैं हमारी सीनियर डॉक्टर ज्योति नायर। इन्होंने अपना बीएनवाईएस एसडीएम कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी से किया, जहां से हमने किया। इन्होंने 7th बैच में अपना बीएनवाईएस कंप्लीट किया, हमने 16th बैच में अपना बीएनवाईएस कंप्लीट किया। हमारे सीनियर हैं। हमारा एक इनविटेशन जो इन्होंने स्वीकार किया उसके लिए हम दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पर उससे पहले हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे आज के हेल्थ टॉक शो में। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। नमस्ते गुलाब, बहुत बहुत थैंक यू इस टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो ये हेल्थ टॉक के जरिए जो हेल्थ एजुकेशन पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं थैंक यू। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज आप जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं, अन्नाई नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, नेचुरोपैथी एंड योगा मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में। तो मैं विस्तार से जानना चाहूंगा कि आपने जो अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, और साथ ही साथ जो नेचुरोपैथी फील्ड में आए, क्योंकि 7th बैच और 16th बैच में बहुत अंतर है, तो हम तो बाद में आए कि ज्यादा अवेयरनेस हो गया था, पर आप उस टाइम पे आए होंगे जब नेचुरोपैथी का अवेयरनेस नहीं था। तो आपने कैसे अपने लाइफ में ये नेचुरोपैथी एक करियर बनाया, उसके बारे में आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएं, और आज इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे उसका आप अगर बताएंगे तो काफी दर्शकों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि लाइफ में हार्ड वर्क करके हम डेफिनेटली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो डॉक्टर गुलाब, जैसे कि हम सभी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है अदर देन एलोपैथी, तो हमारा पहला जो होता है, हमारी इच्छा होती है हम डॉक्टर बने। तो 12th के बाद तब तो नेचुरोपैथी बिल्कुल नहीं था, जैसे आप बोल रहे हैं। नेचुरोपैथी के बारे में मुझे भी नहीं पता था। हाँ, थोड़ा बहुत पता था, मिट्टी पट्टी या जो थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए, ये सब बात थोड़ा बहुत पता था। लेकिन बाकी नेचुरोपैथी इज ए साइंस, ये एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इतना रिसर्च इसमें हुआ है, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन हाँ, डॉक्टर जरूर बनना था मुझे, कोई भी सिस्टम का। तो वो था मेरा फर्स्ट जो मेरा रुझाव इस तरफ। तो मैंने ट्राई किया। जैसे मैं पली बड़ी छत्तीसगढ़ में हूँ, तो वहाँ पे तब के टाइम में पीएमटी हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल कॉलेजेस। तो मैंने भी ट्राई किया बाकी स्टूडेंट्स की तरह, पर मैं असफल रही। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी जो नेचुरोपैथी एंड योगा एसडीएम कॉलेज में ज्वाइन कर चुकी थी। तो मैंने उससे पूछा इस कोर्स के बारे में, और मैं बिल्कुल जस्ट टू सी आई वेंट टू दैट कॉलेज। पर जब मैं वो कॉलेज पहुंची, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बारे में जब मुझे जानकारी हुई, तो मुझे वो इतना पसंद आया। जो मेरे पापा मुझे जस्ट दिखाने के लिए ले गए थे, पापा वहाँ मुझे छोड़ के आ गए। तो उसके बाद मैं वहाँ रही, हॉस्टल में रही। उसके 1 महीने बाद ही कॉलेज स्टार्ट हुआ। बट आई रियली अप्रिशिएट माय फादर्स डिसीजन कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और मुझे वहाँ छोड़ के आए, और मैं तब से मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। और नेचुरोपैथी एक्चुअली हमारे घर में बहुत कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल लीड करते थे, तो इट वाज इजी फॉर मी टू कोप अप विद द कॉलेज एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि मतलब हर किसी के एक लाइफ में जो कोई ना कोई आदर्श होता है, और आपकी लाइफ में आपके फादर आदर्श हैं।
तो मेरी लाइफ में मेरे फादर भी आदर्श हैं, क्योंकि मैं अगर नेचुरोपैथी और योगा फील्ड में आया तो उनके कारण ही आया, नहीं तो शायद आज कहीं और होते। और आपने बोला कि पीएमटी दिया और असफल रहे, मैं कहता हूँ वो असफलता नहीं थी, वो सफलता का रास्ता आपके लिए बना। आज आप बिल्कुल प्रिंसिपल की पोस्ट पे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा जो खास टॉक है वो है वुमेन्स हेल्थ के ऊपर, और हमारे साथ में जो दर्शक जुड़े हैं निश्चित ही वो जानना चाहेंगे इन एंड आउट पूरा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जी क्योंकि खास करके जो गृहिणी हैं या ऑफिस में काम करते हैं, और उनको लेडीज एक्सपर्ट ही पूरी तरह से बता सकती हैं कि कैसे अपनी दिनचर्या रखें, कैसे लाइफ रखें और क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वुमेन्स हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या प्रॉब्लम्स आजकल फेस की जाती हैं? जी। सो वुमेन्स हेल्थ आप देखेंगे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हम शायद एक टॉक शो में ये खत्म ना कर पाए। हाँ, पहले के ज़माने में देयर वर मोस्टली गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वुमेन्स के जो प्रेगनेंसी हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, सिर्फ उसी टाइप के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। पर आज की वुमेन वर्किंग है, शी इज़ इक्वल टू मेन। तो फिर हाँ, ऐसा भी आया है कि जो डिजीजेस पहले सिर्फ मेन में देखे जाते थे, वो पुरुषों में देखे हाँ, जाते थे, अब वो औरतों में भी दिखने लगे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हाँ, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। पहले जैसे आप 1950s 1970s देखेंगे, जब वुमेन वर नॉट गोइंग आउट टू मच, तो उस समय इस टाइप की बीमारियां हाँ, उनमें शायद नहीं दिखती थी। पर मेनली जो डिजीजेस आप पूछ रहे हैं, जो वुमेन में वेरी कॉमनली, आप रूरल वुमेन ले लो या अर्बन वुमेन ले लो, दोनों में जो दिखते हैं, उसमें पहला कॉमन डिजीज मैं बोलूंगी एनीमिया। एनीमिया हाँ, ऐसा एक डिजीज है जो कि टीनेज गर्ल से लेके इवन बुढ़ापे तक वुमन को वो दिस सफरिंग विल हाँ, बी देयर। तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब टीनेज गर्ल है, शी हैज टू ग्रो, सो द ब्लड, उसका जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए सारे ऑर्गन्स को, सो दैट इट विल डेवलप प्रॉपरली। पर ये सब नहीं हो पाता है। वो फर्स्ट स्टेज जैसे मीनार्की होता है, हाँ, मीनार्की माने उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का टाइम। तो डेफिनेटली शी विल गो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस एनीमिया। हाँ, उसका मेंस्ट्रुअल जो होता हाँ, है, जो टाइम पीरियड हम बोलते हैं 8 to 11 ईयर्स में मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, उसमें डिले हो जाता है। सो देर आर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हम बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जल्दी भी हो जाता है, 8 साल के हाँ, पहले भी दिखने लगा है। उसका कारण शायद एनीमिया ना हो, पर आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, उसके कारण भी इस टाइप के प्रॉब्लम दिखते हैं मीनार की। फिर हम उस एज में, जैसे हम टीनेज या यंग गर्ल्स देखें, तो कुछ टाइप की बीमारी जैसे पीसीओडी। सो पीसीओडी क्या होता है कि जो सिस्ट ओवरी, हम सब जानते हैं ओवरी यूट्रस, यही मेन ऑर्गन्स होते हैं एक लेडीज के बॉडी में। सो जो ओवरी होता है उसमें बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। सिस्ट डेवलप होने के कारण क्या होता है कि देयर विल बी मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स। मेनली मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स किस तरह के दिखते हैं, मेंस्ट्रुएशन कम हो जाता है या तो मेंस्ट्रुएशन फुली स्टॉप हो जाता है। तो इसका मेन कारण होता है हार्मोन का इम्बैलेंस। हमारे जो लेडीज में देखे जाए तो बॉडी में दो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। लेकिन हमारे लेडीज के वुमेन के बॉडी में इवन थोड़ा सा परसेंटेज मेल हार्मोन का भी होता है, जो हम एंड्रोजन बोलते हैं। पीसीओडी में क्या होता है कि एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, फीमेल हार्मोन्स का डिक्रीज हो जाता है। सो एमोनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने का एक कंडीशन भी उसमें दिखने लगता है। और यंग वुमेन्स बहुत परेशान होती है। इसमें एक ऐसा सिम्टम होता है पीसीओएस में, जिसमें कि मूछें, दाढ़ी जैसे फेशियल फीचर्स दिखने लग जाते हैं। तो अब वो कॉलेज गोइंग यंग गर्ल होगी, तो वो दे आर मोर प्रोन, और दे लाइक उनको पब्लिक अटेंशन। और उस टाइप के एज में जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो उनको बहुत ही इट लीड्स टू डिप्रेशन, इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी इस टाइप के सिम्टम्स के कारण होते हैं। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी इस पीसीओएस का मतलब बेस्ट फ्रेंड है, आप समझ लीजिए। उसके साथ में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, सो डायबिटीज ऑल्सो इस उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो पीसीओएस मतलब वो बहुत सारी और फ्रेंड्स अपनी सहेलियों को लेके आती है। तो ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। सो ये सारे बीमारियों का एक ही कारण है, हार्मोनल डिसफंक्शन। सो बाद में हम डील करेंगे कि इस सब को कैसे हम डील कर सकते हैं थ्रू नेचुरोपैथी एंड योगा। तो पर टीनेज इसमें हो गया, अब इसमें आगे। इसमें एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसका खास करके क्या कारण है?
क्योंकि अगर वो दर्शकों को बताते हुए चलेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसके बाद पीसीओडी होगा, पीसीओएस होगा, पर हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? जी, ये मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर गुलाब। हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण सिर्फ एक ही है, लाइफस्टाइल जो वो लीड कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है इसको हटाने के लिए। जो लाइफस्टाइल हमारे जो पूर्वज थे, जो लीड करते थे, वो नेचुरल लाइफस्टाइल हमको अडॉप्ट करना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। हमको सुपर फूड्स खाना है, बहुत महंगे जो ये सब खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने, ये पर्टिकुलर फ्रूट ही खाना है, ऑलिव ऑयल ही यूज करना है, बिल्कुल नहीं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे जो पूर्वज जो यूज करते थे, जो खान पान का जो तरीका था उनका, जो एक्सरसाइज का जो तरीका था उनका, वो सब हमें फॉलो करना चाहिए। तो अब जब खान पान के बारे में मैं बोलूं तो वुमेन को मैं बोलती हूँ कि हर लेडी एक डॉक्टर है। हर डॉक्टर मतलब उनके पास जो हर्बल मेडिसिन है उनके किचन में, शायद एक वैद्य के पास भी ना हो। आप टर्मरिक ले लो, आप जीरा ले लो, आप अदरक ले लो, लहसुन ले लो, सब में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। पर हम क्या करते हैं, हम आजकल पिज्जा मंगवा लेते हैं, बर्गर मंगवा लेते हैं, और हम जैसे हम पढ़ लेते हैं बहुत, जैसे कि गूगल वगैरह कर लेते हैं, ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट, और हम रिफाइंड ऑयल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास, जैसे अब मैं आप बताती हूँ, नॉर्थ में या साउथ में बहुत डिफरेंसेस है। साउथ में जैसे कोकोनट ऑयल यूज करते थे, और नॉर्थ में जो मस्टर्ड ऑयल और सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल यूज करते थे, सरसों तेल और फली तेल। लेकिन आजकल सब के सब रिफाइंड ऑयल यूज करने लगे। तो हमें क्या करना चाहिए, कच्ची घानी सरसों तेल जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश में हम बोले तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। सो ऑयल कोई भी हो जो हमें नेचुरली अवेलेबल है उस रीजन में, उसका कोल्ड प्रेस्ड वर्जन यूज करें, ना कि रिफाइंड। रिफाइंड मीन्स बहुत ज्यादा हीटअप किया हुआ, बहुत ज्यादा केमिकल से ट्रीटेड किया हुआ होता है, जो कि बहुत बहुत हार्मफुल होता है। इट इज इक्वल टू पॉइजन। तो उस टाइप का। और तेल के बारे में आगे और कहूँ तो तेल को रीयूज ना किया करें आप। रीयूज इट ऑल्सो इज कैंसरस। तो उस टाइप की थिंग्स। और घी, घी तो बहुत ही अच्छा है वुमेन के हेल्थ के लिए, फॉर हर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर ब्रेन, फॉर स्किन, फॉर बोन, ये सारे चीजें घी इज द बेस्ट। सो वुमेन कैन, अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगी, ऑटोमेटिकली वो अपने फुल फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है। यानी तो आपने उस प्रकार का कारण बहुत अच्छा बताया कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो जीवन शैली है वो सही नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। अगर एक वुमन अच्छा हेल्थ रखना चाहती हैं तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और वो प्रॉब्लम से सफर ना करें। अब बात करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से लिस्ट आउट, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी कॉमन हैं जो कि वुमेन्स में होती हैं। जी, तो पहले तो हमने प्रिकॉशंस प्यूबर्टी जैसी बातें की, जो प्यूबर्टी जो यंग गर्ल्स में दिखती है। पीसीओएस भी आप देख रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। फिर आगे चल के जैसे रिप्रोडक्टिव एज में हम देखते हैं फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड बहुत कॉमन है, 70 to 80% वुमेन आज की एज में फाइब्रॉइड से सफर करती है। पर कुछ होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक माने कोई भी लक्षण दिखाई ही नहीं देते उसमें, तो वुमेन को पता ही नहीं होता है कि उसको फाइब्रॉइड है। वो अच्छी बात है, क्योंकि उसको कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर तुरंत कहते हैं सर्जरी वगैरह, तो वो सारे चीज से वो अपने आप को बचा सकती है अगर उसको सिम्टम ही नहीं है। और दूसरा होता है जो सिम्टोमेटिक होता है, उसमें लक्षण ज्यादा फाइब्रॉइड में क्या दिखते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, जैसे 7 days, मैक्सिमम 7 to 8 days होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड जो पर डे जो हाउ मेनी लीटर्स शुड बी देयर, उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो वो सारे प्रॉब्लम फाइब्रॉइड से होते हैं, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एनीमिया, और बोन लॉस का भी प्रॉब्लम होता है फाइब्रॉइड से। तो ये सब। और कॉम्प्लिकेशन की तरफ अगर हम जाएं तो फाइब्रॉइड से हम समटाइम्स इट मे लीड कन्वर्ट इटसेल्फ टू बी कैंसरस। तो ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं फाइब्रॉइड में। और जैसे हम और एक चीज जो बहुत कॉमन है वो डीयूबी बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग उसके भी समटाइम्स कारण हो सकते हैं। मोस्टली देखा गया है कि उसके कारण होते नहीं है। वो मेनली 2 एज ग्रुप में दिखते हैं, एक तो यंग गर्ल्स में दिखते हैं, और दूसरा जो मेनोपॉजल वुमन नियर अबाउट मेनोपॉज में ये प्रॉब्लम बहुत दिखता है हमको। तो ये सारे मेनली विल लीड टू लॉट ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके कारण बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेशंस हमें होते हैं।
तो ये तो कॉमन। फिर अब ये तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डिजीज के बारे में कनेक्शन था। दूसरा आप अगर देखेंगे तो थायराइड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा दिखता है वुमेन में। तो थायराइड प्रॉब्लम का मेन प्रॉब्लम जो है मेनली थायराइड में ही हो ऐसा ना नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा दिखता है वुमेन में। सो जब अगर एक महिला उसको बहुत ज्यादा थकान हो रही हो, वेट ज्यादा बढ़ रहा हो, हमेशा सोने का मन करे, उबासी आती रहे, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो थायराइड चेक करवा लें। शायद उनका थायराइड लेवल, थायराइड जो हार्मोन जो सिक्रेट होना है वो कम सिक्रेट हो रहे हैं, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म देखें हाइपर, तो वो उस महिला को नींद ना आए, बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे, बहुत ओवर एंग्शियस रहे, इस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो हम सोच सकते हैं कि इसको हाइपरथायराइडिज्म होगा। तो थायराइड के अलावा जैसे ब्रेन में भी अगर प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस वगैरह जो बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, तो उससे भी हमको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो तो इसका इसमें थोड़ा ध्यान इसमें देना हाँ, चाहिए। इसमें जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, इसमें एक चीज अगर आप और हाईलाइट करेंगे तो मुझे लगेगा कि जो यंग जनरेशन है, खास करके यंग गर्ल्स, उनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मंथली पीरियड्स के टाइम पे पेन होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पीरियड्स नहीं आना, मिस हो जाना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इनको अगर शॉर्टली अगर डिस्क्राइब कर लें तो क्योंकि फिर मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो पहले अगर थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करके डिस्क्राइब कर लें तो बहुत सही रहेगा। जी। सो जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तो इट इज कॉमन, पहले हम ये जान लें, हाँ, हमेशा कोई भी सिम्टम दिखे तो ये डिजीज है ऐसा ना सोचें। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो समटाइम्स इरेगुलर होता है, 1-2 महीना नहीं आता है, आने के बाद कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है कुछ ज्यादा दिन के लिए, नेक्स्ट मंथ शायद ब्लीडिंग 2 दिन के लिए रहे। सो दिस इज वो मतलब अभी अभी शी हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसका मेंस्ट्रुएशन अभी स्टार्ट हुआ है, इट टेक्स टाइम टू सेट इन द नेचुरल प्रोसेस, तो ये भी हमको समझना चाहिए। तो वो हो गया स्टार्टिंग पीरियड में। उसके बाद जो पेन होता है, जो नॉसिया वोमिटिंग सेंसेशन होता है, ये सारा भी वी कैन कंट्रोल इट। इसका भी मेन कारण हार्मोनल डिसफंक्शन होता है, लाइफस्टाइल का जो प्रॉब्लम होता है वो सारे होते हैं, तो वो बिल्कुल हम नेचुरोपैथी एंड योगा के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं। उस एज में मैंने बताया मेनली प्रॉब्लम जो पीसीओडी का भी दिखाई देता है, तो उस समय भी उसके कारण भी हमें पेन वगैरह ज्यादा होता है। और जो ऑर्गन्स और यूट्रस हो गया, जो हमारा सर्विक्स हो गया, वो सब डेवलप जस्ट इट इज ग्रोइंग, तो उस समय मे बी दैट इट्स नॉट डेवलप फुल्ली, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। दैट आल्सो मे लीड टू सिवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फॉर द यंग गर्ल्स। तो उसमें खाना पीना वो सब का बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो हम मैनेजमेंट में भी बात कर सकते हैं। तो एक यानी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो होती है खास करके गर्ल्स को, वो है कि पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा पेन होना। तो वो मैं वहां से चालू करूंगा कि उसके बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आता है और ऐसा जब कंसल्टेशन के दौरान होता है तो दे आर मोर सफरिंग विद द पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल। तो उनका क्या रीजन है, क्या कारण है, और उसको कैसे ओवरकम आ सकते हैं ताकि उनका एक जो मंथली पीरियड्स हैं वो स्मूथ हो जाएं और विदाउट पेन, लाइक पेनलेस हो जाएं, तो वो इजीली प्रोसेस कर सकें। सो इसका तो मैं बोलूँगी 2 मुख्य कारण है। एक तो जो शारीरिक कारण है वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो हमेशा हम जो नज़रअंदाज कर देते हैं वो है मानसिक, जो उनका जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ हम जो बोलते हैं। वो जो एज है वो शी इज़ न्यू टू दिस, ये उसके लिए बहुत नया होता है, तो वो मेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड होती है। उस समय हमें उसका मेंटल, अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले ये देखते हैं कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है, उसको अपने फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से कैसा सपोर्ट मिल रहा है इस चेंजेस के दौरान। तो उसको हम योगा में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको हम उसे सिखा सकते हैं, सो दैट उसको जो नेक्स्ट पीरियड आ रहा है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आ रहा है, तब उसका पेन कम हो जाए। मसल जो यूट्राइन मसल्स होते हैं उनको टोन अप किया जा सकता है योगा के द्वारा। तो वो सारे हमको उसे बिल्कुल बता के सिखाना चाहिए कि खान पान का मेनली उस एज में जो होता है, बहुत बेकरी आइटम्स खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वो जो आइसक्रीम्स बहुत उस एज में चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम्स होता है, वो दे लव देम। तो वो सारे चीज हमें बताने चाहिए कि रस्ट देख बिल्कुल आप नहीं ना खाइए, नहीं बोल सकते उस एज में। सो स्लोली हमको उसके क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स है बता के वी शुड रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आप ले सकते हैं। बिल्कुल बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है, तो वो सब हम उसे सिखा सकते हैं।
और आसना में पर्टिकुलरली बहुत सारे आसनास है जिससे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग हो सकते हैं, पेल्विक फ्लोर खुल सकता है। ऐसे आसनास हम उसे सिखा सकते हैं अलॉन्ग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसमें तो कुछ ये मेन ट्रीटमेंट्स भी अगर आप घर के लिए सजेस्ट करें जी नेचुरोपैथी के, तो खास जी करके जी वो बहुत हाँ। बेनिफिशियल होगा। तो क्योंकि जिनको कॉमन जिनको अक्सर ऐसा होता है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, तो वो एकदम से हॉस्पिटल अप्रोच नहीं करते हैं, एकदम से जी डॉक्टर के पास अप्रोच जी नहीं करते हैं, जी बट स्टिल तो दे आर सफरिंग। तो उस कंडीशन में वो आपकी एडवाइस घर पे यूज जी कर सकते हैं सो ताकि उनको अच्छा बेनिफिट हो घर जी। पे। जो देखा गया है, जो मेंस्ट्रुअल ट्रबल होता है मेनली दो तीन सिम्टम्स जो कॉमन होते हैं। पहले तो आपने जैसे एब्डोमिनल पेन सिवियर जो होता है पेट में, दूसरा वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या तो वॉमिटिंग होता है, तीसरा लेग क्रैम्प्स, पैरों में बहुत दर्द देता है काफ मसल्स में। तो इस तीन जो मेनली बहुत कॉमन है, आप फर्मेंटेशन बैग रख सकते हैं। तो जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है पेट की तरफ, आप अच्छे गर्म पानी फर्मेंटेशन बैग में भर के आप रख सकते हैं। अगर अपने हमारे पास फर्मेंटेशन बैग नहीं है तो गर्म कपड़े की सेक हम कर सकते हैं उसमें। अगर वॉमिटिंग हो रहा है, सिवियर वॉमिटिंग हो रहा है, हॉस्पिटल अभी राष्ट्रपति हॉस्पिटल पहुंचने में अगर हमें देर हो रही है, हम आइस वाटर सिपिंग कर सकते हैं, या तो सिंपल आइस क्यूब को हम सिप करते रह सकते हैं। हम उसको जस्ट लिकिंग इट एंड सिपिंग इट, वो भी कर सकते हैं। तो उससे वॉमिटिंग सेंसेशन और वॉमिटिंग दोनों में हमें बहुत लाभ मिलेगा। लेग क्रैम्प्स के लिए फिर से हम आइदर फर्मेंटेशन बैग यूज कर सकते हैं। बेस्ट थिंग होगा हम जैसे एक बकेट में वन हाफ बकेट थोड़ा सा गरम पानी ले लें, दोनों पैर 20 मिनट तक डुबा के रखें। इससे क्या होता है, जो यूट्रस में जो कंजेशन है जिसके कारण ये पेट दर्द होता है, वो बहुत अच्छी तरह से वो रिलीव हो जाता है। तो उसके कारण हमें बहुत ज्यादा एक 20 मिनट की ही जरूरत पड़ती है हमको, काफी रिलीफ हमको इससे ही मिल जाता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि जहाँ पर मेजर कारण है, बहुत सिंपल वे में आपने बता दिया और ट्रीटमेंट भी बता दिया ताकि ये बेनिफिट करे सबको। पर एक मेजर बात की अगर मैं मेजर कॉजेस की अगर बात करूं, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, डाइटरी हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपका मेंटल स्टेटस उस दौरान भी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस होगा तो वो पेन एग्जैचुरेट होके बढ़ के आपको महसूस होगा। अगर स्ट्रेस्ड होंगे आप तो ये हार्मोनल इनबैलेंस को भी लीड करेगा। अगर डाइटरी इनबैलेंस होगा, फास्ट फूड, जंक फूड्स, फैटी फूड्स, या यूं कहूं कि स्पाइसी फूड्स ज्यादा लेंगे, तो उससे कंटिन्यू एब्डोमिनल स्ट्रेस भी होगा, साथ ही साथ हार्मोनल इनबैलेंस भी कंटिन्यूटी में बना रहेगा। ये सारी चीजों से बचने के लिए, ये लाइफस्टाइल सुधारने के लिए बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं मैनेजमेंट के पार्ट पे, क्योंकि कैसे हम बीमारियों से बचें, जी इन प्रॉब्लम से बचें, ताकि अगर कभी ये प्रॉब्लम्स हुई भी हैं तो उनसे कैसे नेचुरोपैथी और योगा के थ्रू हम ओवरकम आ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक चीज और मैं चाहूंगा आपको हाईलाइट करने के लिए। पहले के टाइम पे लोग चक्की चलाते थे, जी जी खास करके हाँ वुमेन्स एट होम, अगर उनको गेहूं पीसना होता था तो वो चक्की चलाते थे, तो उनका एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस होता था, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज होता था, जो कि अभी नहीं होता है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि कैसे आसानी से घर में और कौन कौन सी एक्टिविटी करके वही इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने घर में चक्की ले आओ और बिल्कुल पीसना चालू बिल्कुल करो। तो बिल्कुल इसीलिए वो चीजें आप अब एक्सरसाइज वे में आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर गुलाब आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। पहले जो महिलाएं होती थी बहुत सारे काम होते थे उनको उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलता था बैठने के लिए। पर आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना लग्जूरियस हो गया है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, हर चीज हमारा बिल्कुल ही इजी वे में हो जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें फ्री टाइम मिले तो मैंने कॉमनली देखा है, शायद मैं भी शायद उस टाइप का कभी कर लेती हूँ। तो जैसे हम सोफा में कॉच में लेट गए, टीवी देखते रहे, तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर जो हमारी इनएक्टिविटी डे टू डे लाइफ में जो इनएक्टिविटी होती है उसके कारण हमारे प्रॉब्लम बहुत बढ़ते हैं। सुबह 1 घंटा या 1.5 घंटा का योगा आसन मैं जरूर बोलूंगी, ये हर महिला उसे करना चाहिए।
किसी भी तरीका एक्सरसाइज हो वो बॉडी के लिए ही होता है, पर योगा जो होता है, आसना ले लीजिए, प्राणायामा ले लीजिए, मेडिटेशन ले लीजिए, ये सारे टाइप के जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हैं वो बॉडी और माइंड दोनों को ही हेल्दी बना के रखते हैं। और मेडिटेशन मैं ये नहीं कहूंगी कि हम साधु बन जाए, साध्वी बन जाए, बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन जो होता है वो आप अपने डे टू डे रूटीन वर्क्स में भी मेडिटेट करके कर सकते हैं। तो जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, आप समझ, फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी हम ध्यान से करें, एंजॉय करके करें, सो दैट विल गिव अ ग्रेट इफेक्ट टू अवर मेंटल हेल्थ। सो अगर हमारा माइंड हेल्दी होगा तो डेफिनेटली हमारा बॉडी भी हेल्दी होगा। सो मैं उसको माइंडफुल मेडिटेशन कहती हूँ। जैसे माइंडफुल मेडिटेशन मैंने जो तुम्हारा हमारा माइंड है वो फुल एंड फुल इन्वॉल्व है उस काम में, हम खुश होके वो काम कर रहे हैं, तो वो हमें वो काम जैसा बोझ भी नहीं लगेगा और हम उस करते हुए बहुत खुश होंगे। तो आप जानते हैं जब हम खुश होते हैं तो किस टाइप के हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो उस हार्मोन्स के क्या इफेक्ट होते हैं, हेल्दी इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। तो वो एक चीज मैं बताऊंगी। तो 1 घंटा सुबह हम योगा कर लिए, फिर बस 10 घंटा लेटे हुए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं। फुल डे हमारी जो एक्टिविटी लेवल होती है वो कैसा होता है। तो आराम करने के लिए डेफिनेटली कुछ टाइम हमें हमें अलग करके रखना चाहिए, मे बी आधा घंटा और सो इन द डे टाइम, आफ्टरनून में। पर बाकी टाइम हम एक्टिव रहना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर हम बैठे हैं तो फिर क्या है, तो हमें थोड़े बहुत हाथ, जैसे ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, हमेशा वो एक्सरसाइज उस समय नहीं कर सकते, मे बी घर का काम भी सुबह निपटा के ही वो ऑफिस जाते हैं, तो लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग होता है। उसमें अपने हाथ पैर हिलाएं, थोड़ी इधर उधर चलें बीच में, ट्राई टू टेक स्टेयरकेस ले लें लिफ्ट के बदले। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल हमारे माइंड में हम हमेशा, हमें एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हमें एक्टिव रहना है, आज एक्टिव रहना है, नेक्स्ट डे भी यही, आज हमें एक्टिव रहना है। सो वही मैं इम्पोर्टेंट बहुत स्ट्रेस करके बोलूंगी, वो 1 घंटा सुबह का इट इज नॉट इनफ। अब उसके बाद जो हमारे जो 12 घंटा जो हम अवेक रहते हैं उस समय भी हमें एक्टिव रहना है। उससे ही हमारी बॉडी और माइंड दोनों में हमें जो हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं। वो एक चीज होगा। फिर खान पान का तो बहुत बड़ा लिस्ट है, पहले भी जैसे मैंने बोला। तो वुमेन, उनके हाथ में ही है उनका खान पान और उनकी फैमिली का खाना पीना। और एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली, जो मैं बहुत इस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ, ये है कि इंडियन वुमेन पर्टिकुलरली हम देखें तो उनको क्या है, फर्स्ट फैमिली, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, अगर वो अनमैरिड हैं तो उनके माता पिता, तो फैमिली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शी इज रेडी टू सैक्रिफाइस, हमेशा वो सैक्रिफिशियल मोड में होती है। तो दैट इज डेफिनेटली टू गुड। ऐसा कोई कल्चर दूसरे वुमेन में हमने नहीं देखा है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप हेल्दी नहीं हैं, जब तक आप मेंटली पीसफुल नहीं हैं, आप कैसा हैप्पीनेस और कैसा हेल्थ आप अपनी फैमिली को दे पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना ख्याल रखिए। आप फैमिली का ख्याल आप जरूर उस बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं अगर आप हेल्दी हो। तो वो मैं हर मेरे जो लेडी जो आते हैं, पेशेंट हो या फ्रेंड्स हो, हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि सेल्फ जो है, सेल्फ को इम्पोर्टेंस हमेशा दीजिए। ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाइए, बट अपने आप को, अपना सेल्फ एस्टीम हो या जो अपने सेल्फलेस ना बने, इतने भी सेल्फलेस ना बने कि आप अपना ख्याल ना रख पाए। तो वो मैं जरूर आपको बोलूंगी। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया कि इंडिविजुअल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और इंडिविजुअल हेल्थ अचीव करेंगे तो ही हम फैमिली हेल्थ अचीव कर पाएंगे, और फैमिली हेल्थ अचीव करेंगे तो हम कम्युनिटी हेल्थ अचीव कर पाएंगे, और कम्युनिटी हेल्थ अचीव करेंगे तो एक दिन स्वस्थ भारत का जो मिशन है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ होना, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ इंसान दूसरे को भी स्वस्थ बना सकता है, मैसेज स्प्रेड कर सकता है स्वास्थ्य का। खुद बीमार होगा तो वो खुद तो अपना मतलब अपने परिवार के ऊपर बोझ होगा। एक प्रकार से अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है जब इंसान बीमार होता है। जी। तो वो इंडिविजुअली प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ फैमिली को भी समय नहीं दे पाएगा, और अपने काम पे भी नहीं जा पाएगा। तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत इजी वे में बताया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो जो यूं कहूं कि लेडीज या गर्ल्स, ये एडोलेसेंस और जो ओल्ड लेडीज हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है और जो हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें क्या डिफरेंसेस, मतलब हाउ टू मूव फ्रॉम
अनहेल्दी लाइफस्टाइल टू दी हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने बहुत अच्छा बताया कि डाइट अच्छी रखनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि उनकी डाइट में क्या होना चाहिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक कौन से आसनास बहुत इफेक्टिव हैं फीमेल्स के लिए, जो उनको करना ही करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि मेडिटेशन की या हम बात करें प्राणायाम की, तो कौन से प्राणायाम उनको करने चाहिए या क्या चीज उनको नहीं करनी चाहिए। अगर ऑफिस गोयर्स हैं तो स्ट्रेस्ड हो सकता है कि स्ट्रेस्ड आउट ज्यादा हो, तो उनका रिलैक्सेशन कैसे अचीव करें, कुछ इनके ऊपर हाइलाइट्स डालें आप। बिल्कुल। सो डॉक्टर गुलाब, पहले हम ये देखते हैं कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल जो होता है, जो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से जैसे हमारा दिनचर्या जो स्टार्ट होता है, बिल्कुल छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हम अगर अपनी लाइफस्टाइल पे लाएं, तो हम डेफिनेटली ये हेल्दी लाइफस्टाइल टुवर्ड्स, जैसे एक ईयर का हम स्पैन ले लें, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर जब हम देखेंगे, हम पूरी तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे होंगे। तो शुरू, जैसे मैं आप बताऊंगा, हम सुबह उठते हैं, सुबह मेनली अगर 6 बजे उठ रहे हो आप, 6:30 बजे उठ रहे हो, सो डेली मॉर्निंग आप जो होता है, थोड़ा कुनकुना पानी जरूर लिए। जो भी जूस होगा, जो भी हर्बल ड्रिंक होगा, जो भी आप लेते होंगे, वो उसके बाद ही लें। सबसे पहले पानी का सेवन जरूर करें। पानी लेने के बाद जैसे कुछ चीजों का मैं नाम लूंगी, जो वुमेन उनका चॉइस है, वो उसमें कौन सा चूज कर सकती हैं। जैसे पहले एलोवेरा होता है, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। नींबू हो गया, शहद हो गया, इसमें से कोई भी चूज करके वो ले सकते हैं। या तो फिर डिकॉक्शन, जैसे अपना हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, उसमें थोड़ा सा कोई तुलसी वगैरह डाल दे, या तो फिर अश्वगंधा जैसे जो हर्ब्स होते हैं, गिलोय होते हैं, तो कुछ हर्ब्स अगर हमारे घर में है, उनसे कुछ हम काढ़े की तरह रूप में बना लें। ये सारा कुछ बहुत अर्ली मॉर्निंग इसका सेवन, पानी पीने के बाद इसका सेवन हम कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। इवन अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम हो, तो हम त्रिफला त्रिफला जो हर्ब होता है, वो जस्ट इट इज ए सुपर फूड, इंडियन सुपर फूड मैं कहूंगी। तो वो जो हर्ब है, वो अगर डेली, हम डेली में सजेस्ट नहीं करूंगी। इफ शी इज नॉर्मल विथ, इफ शी इज नॉट कॉन्स्टिपेटेड वगैरह, कब्ज का अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो वो त्रिफला जैसे हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार उनका सेवन जरूर कर लिए, ताकि पेट बिल्कुल साफ हो जाए उनका। और त्रिफला में बहुत सारे गुण हैं। इसबगोल की तरह त्रिफला सिर्फ हमें पेट साफ करने में हेल्प नहीं करता, उसमें 3 हर्ब्स होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, तो वो उसका सेवन कर लें। उसके बाद जो टी कॉफी जो हम पीते हैं, जो नॉर्मली पीते हैं विथ शुगर एंड मिल्क, वो बिल्कुल बंद कर दें। उसके बदले कोई अच्छा काढ़ा, किसी काढ़े के रूप में वो गर्म गर्म कुछ ले लें। या आजकल जैसे बहुत फेमस हो रहा है ग्रीन टी, तो ग्रीन टी में भी बहुत सारे अच्छे हर्ब्स मिक्स्ड जो टीज आते हैं, वो ले सकती है। हेबिस्कस टी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे टी हमें मिलते हैं। वो टी, गोवा लीफ जो होता है, उसकी चाय बना के पी ले। जो अमरूद के जो पत्ते होते हैं, वो सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। फिर जो ब्रेकफास्ट होता है, उसमें नट्स एंड फ्रूट्स, उसका बहुत ज्यादा सेवन करें। नट्स जो, वो भी एक टाइप का सुपर फूड है। सब बादाम होता है, बादाम बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बादाम ले लें 4 से 5। पर ख्याल रखना चाहिए, बादाम हमेशा भिगो के खाएं, उसका छिलका निकाल के खाएं, क्योंकि जो छिलके में टैनिन करके एक जो होता है प्रोडक्ट, वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को वो थोड़ा रोकता है। तो हमेशा बादाम भिगो के उसके छिलका निकाल के उसको सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट है, फ्रूट्स ज़्यादा लें, स्प्राउट्स ले लें। तो इस प्रकार का हम कर सकते हैं। सो उसके बाद जो लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम हो, कुछ ना खाएं तो बेटर है, अदरवाइज आप सलाद ले लें। बहुत सारे वेजिटेबल्स जो हमें मिलते हैं, जो बीटरूट भी ऐड कर लें, कैरेट होता है, कुकुम्बर होता है, इस प्रकार के ऑनियन, ये सारे डाल के सलाद ले लें। अगर थोड़ा सा उसमें नमक की जरूरत पड़ रही है, सेंधा नमक का यूज ज्यादा कर लें आप। सादा सफेद नमक जो हम जैसे नेचुरोपैथी में व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, तो उसमें सफेद नमक का भी उसमें स्थान होता है, तो सफेद नमक जितना हो सके अवॉइड कर लें। सेंधा नमक वो यूज कर लें। काली मिर्च का सेवन करें। तो जो रॉ फूड है और जो कुक्ड फूड है, वो दोनों एक साथ ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 2 घंटे के बाद आप सलाद का सेवन करें। उसके बाद 1 बजे के करीब आप लंच खाएं। लंच में भी हमें ये ख्याल रखना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम खा भी रहे हैं, तो जो उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कम होना चाहिए। जो फाइबर युक्त जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ज्यादा ले लें। प्रोटीन जो है वो भी, जैसे मूंग, छिलके वाले मूंग हो,
उस टाइप के प्रोटीन का सेवन ज्यादा करें। वेजिटेबल्स अच्छा एक बाउल भर के मिक्स्ड वेजिटेबल्स खा लें, तो ये सब बहुत अच्छा होता है। एक नॉर्मल लंच की बात कर रही हूँ, हम बहुत तला भुना जैसे बटर पनीर ये सब डेली ना खाएं। तो शाम के समय भी हम सूप का सेवन करें, इंस्टेड ऑफ टी और कॉफी हम सूप, अच्छे वेजिटेबल सूप्स। और मेनली मैं लेडीज के लिए कहूंगी कि जो ड्रमस्टिक लीफ बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं, उसका जो लीफ होता है उसका सूप का सेवन करें, बहुत अच्छा होता है। बिकॉज हीमोग्लोबिन लेवल, कैल्शियम जो लेवल को बढ़ाता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो वो पुअर मैन सुपर फूड मैं कहूंगी जो मोरिंगा लीव्स होता है उसको, तो उसका सेवन वो जरूर कर लीजिए। और जो डिनर होता है 7 बजे से पहले करने के लिए ट्राई करें। जो वुमेन वर्किंग होगी शायद उनके लिए मुश्किल होगा, पर 2 से 3 घंटे का अगर समय हो रात का डिनर का और सोने का, तो डाइजेशन में काफी उनको हेल्प मिलेगा। तो देखिए कितनी मैं कितनी आसानी से और कितनी इजी तरीके से आपने सारी चीजें लिस्ट आउट कर दी। आज मेरे को लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा दिन है जहां पर आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं और डेफिनेटली इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। पर एक एक चीज और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि एक जैसे कॉमन थॉट होता है एक गर्ल्स का या लेडीज का कि भाई उपवास करें या नहीं करें, क्योंकि आजकल अगर आप ट्रेडिशनली या स्पिरिचुअली मैं कहूँगा कि वो बहुत धार्मिक होती हैं लेडीज जी खास जी करके, और उनको या तो फ्राइडे का फास्ट रखना है या मंडे का फास्ट रखना है या एकादशी का फास्ट करना है। इवन हम अगर स्पिरिचुअल और सब चीज़ों की बात करें तो एकादशी है, नवरात्रे हैं, रमजान का महीना है, तो ऐसे फास्टिंग करते हैं। क्या फास्टिंग बेनिफिशियल है उनके पीरियड्स के दौरान या नहीं है? मैं सो नहीं है इसलिए जी बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लोग इसलिए भी अफ़ेक्ट हो जाते हैं, उनको सर दर्द होना चालू हो जाता है कि आज पीरियड्स हैं और आज अगर फास्टिंग रखा तो एकदम से जो है ना वो वीकनेस आ जाएगी। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा लाइट डालें कि जी उस दौरान फास्टिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कौन-सी फास्टिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, हम क्या कर सकते हैं या हाल्फ डे फास्ट कर सकते हैं? उसके बारे में कुछ जानकारी दें। सो फास्टिंग तो बहुत अच्छा होता है एज थेरेपी। अगर आप देखें फास्टिंग बहुत अच्छा होता है, डेली लाइफस्टाइल में फास्टिंग इंक्लूडेड होना चाहिए। लेडीज के लिए ही नहीं, मैं कहूँगी सभी लोग अगर हफ्ते में एक दिन फास्ट करें तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान नहीं करना चाहिए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा वो महिला का कंडीशन कैसा है, वेदर मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है। अगर उसको बहुत पेन होता है, एब्डोमिनल पेन और जो भी जिस भी सिम्टम्स के बारे में हमने पहले जिक्र किया, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो बेटर होगा कि फास्टिंग अवॉइड करें। नहीं, अगर वो एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरी मंथ 28 डेज में या नॉर्मली करेक्ट टाइम पीरियड में उनका पीरियड आता है, नॉर्मल फ्लो है, ऐसा है तो वो फास्टिंग जरूर कर सकती हैं। पर कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है, शी इज एट ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एकदम भूखा नहीं रहना चाहिए। पानी का सेवन, नींबू पानी का सेवन, शहद के साथ नींबू पानी का सेवन जरूर करें। और फ्रूट्स फास्टिंग मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उनको एनर्जी मिलता रहेगा पर नेचुरल फॉर्म में मिलेगा, और वो उनके पीरियड्स में भी एक्चुअली इट विल बी बेनिफिशियल अगर वो फ्रूट फास्टिंग विद सम जूसेस जैसे लेमन एंड हनी जूसेस, वो बहुत इनफ होता है। उसके साथ में फ्रूट खा लें। सो 3 टाइम फ्रूट खा लें। उसके वो जो हम ये फास्टिंग ही है, बस फ्रूट फास्टिंग बोल। पर ये जो साबूदाना खा के कर लिए या जो हमारा और सिंघाड़े का कुछ बना के खा लिए, वो अवॉइड करके हम फ्रूट फास्टिंग बहुत बहुत ज्यादा पानी का सेवन करके जूस के साथ हम करें, तो बहुत ही हेल्दी वे में उनका फास्टिंग भी हो जाएगा और वो मेंस्ट्रुएशन में भी उनको मदद मिलेगा, नॉर्मल हेल्दी मेंस्ट्रुएशन। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ पर हम फास्टिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग्स हैं जिसमें से आपने बेस्ट तरीका बताया कि फ्रूट फास्टिंग करें मेंस्ट्रुएशन के दौरान या उससे पहले। अगर आप अपना डाइटरी पैटर्न भी चेंज करेंगे, अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जूसेस ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो जो वो पीरियड्स के टाइम पे पेन है या एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उस पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। केवल आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डाइट अच्छा होगा तो आपके हार्मोनल बैलेंस रहेंगे, वो इम्बैलेंस नहीं होंगे, और साथ ही साथ वो आपके ओवरीज को स्ट्रेस्ड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटिन्यू स्ट्रेस्ड आउट होने के कारण ही पीसीओडी का प्रॉब्लम
हो रहा है। यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली बात करूं कि पीसीओडी के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, क्या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स अडॉप्ट करने चाहिए और क्या डाइटरी रिफॉर्म होना चाहिए, उसके बारे में कुछ हाइट डालें। पीसीओडी मैंने पहले भी बोला हार्मोनल डिजीज है। हार्मोन के जो ऊपर नीचे होने के कारण पीसीओडी होता है। तो मैंने बोला जो पुरुषों में जो हार्मोन दिखाई देता है एंड्रोजन, उसका लेवल पीसीओडी में अधिक होने लगता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो ऊपर नीचे होने लगता है। इसके कारण हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेनली जो पहले हमने बोला लाइफस्टाइल, नेचुरोपैथी एंड योगा में ही पीसीओडी का जो इलाज होता है, ये मैं बिल्कुल गारंटी से बोल सकती हूँ, विदाउट हैविंग एनी हार्मोन थेरेपी। हमें कोई एक्स्ट्रा हार्मोन बाहर से गोली के रूप में, इंजेक्शन के रूप में बिना लिए हम बहुत ही अच्छे आसानी से हम पीसीओडी का इलाज कर सकते हैं। मैंने अपने जो क्लिनिक उसमें देखा है, प्रैक्टिस में देखा है, जो कुछ लड़कियां, यंग गर्ल्स में भी 7 to 8 years उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया, टोटली एमेनोरिया, पर वो 3 महीने कंटिन्यूसली डेली 1 घंटा 15 मिनट के लिए उन्होंने योगा किया। जो डाइट मैंने बताया, डाइट ये ऐसा कुछ मैंने पहले भी बोला कोई सुपर फूड खाएं, कुछ स्पेशली इसके लिए खाएं, बिल्कुल नहीं। आप जो बेकरी आइटम होता है, मैदा होता है, जो रिफाइंड ऑयल होता है, ये सारे सब छोड़ के जब आप नेचुरल खाना पीना, नेचुरल जो मोर फ्रूट्स खाएं, मोर रॉ वेजिटेबल्स खाएं, ऐसे जो हेल्दी फूड आप खाने लगे, मीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हटके हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन जो है वो ज्यादा छिलके वाले मूंग जैसे हाई फाइबर प्रोटीन हम खा रहे हैं, हेल्दी और फैट का यूज करें, जैसे मैंने बोला घी यूज करिए, मस्टर्ड ऑयल यूज करिए, सरसों का तेल या फली का तेल, जो भी हो वो कोल्ड प्रेस्ड हो, उसका चिघानी टाइप, तो वैसा हो तो बिल्कुल हम इस पीसीओडी से हमारा इलाज बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। 3 to 4 months का टाइम ही इसके लिए लगेगा। सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम योगासनास अवॉइड करें तो बेटर होगा। अगर जैसे नॉर्मल भी जो यंग गर्ल्स उनके कॉमन इनका डाउट होता है, पीसीओडी में समटाइम्स एमेनोरिया होता है, समटाइम्स इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन आता है वो इरेगुलर होता है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो आसनास अवॉइड करें, बाकी टाइम में वो आसनास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेनली एब्डोमिनल कंप्रेसिंग आसनास वो करें, और जो ब्रेन स्टिमुलेटिंग आसनास, जैसे कि हम बोलते हैं इन्वर्टेड आसनास, सर्वांगासना हो गया, वो थायराइड को भी स्टिमुलेट करता है, तो उससे भी हार्मोन्स का जो नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर हो सके तो शीर्षासना करने का ट्राई करें, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होता है। पश्चिमोत्तासना, पादहस्तासना, चक्रासना, इस तरह के, और फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स जो स्ट्रॉन्ग करें, जैसे तितली आसना, तो पेल्विक फ्लोर जो खुलता है, उस टाइप के आसना। आपने बोला चक्की बहुत चलाते थे पहले की महिलाएं, हमारे पास चक्की चाल आसना ही है, सो वो सारे आसना, उस टाइप के आसना भी हम कर सकते हैं। सो ये सारा का सारा जो योग आसना हो गया, हमारा डाइट हो गया, ये बिल्कुल पीसीओएस का जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्लियर कर देगा। पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएं जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। हाँ, तो सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। जी और बिल्कुल। अगर आप रजिस्टर्ड बीएनवाईएस ग्रेजुएट के पास जाते हैं और बीएनवाईएस ग्रेजुएट या फिजिशियन से आप सलाह लेते हैं, तो वो आपको गाइड भी करेंगे और साथ ही साथ आपको वो ये बताएंगे कि घर में आप कैसे परफॉर्म करें। जी आपने बहुत अच्छा बताया तितली आसन, ये तो बहुत आसान है, घर में कोई भी कर सकता है, बटरफ्लाई मूवमेंट्स ही करने हैं जी जिससे आपका फ्लोर स्ट्रेंथन होगा, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होंगी। साथ ही साथ जैसे हमने चक्की चालन आसन है कि आगे की तरफ बेंड होके मूवमेंट करें, भले आपके घर में चक्की नहीं है पर आप ऐसा महसूस करें कि आपके घर में चक्की है और आप चला रहे हैं। तो ये एक मानसिकता को परिवर्तन करने के लिए भी जब आप ये प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो इससे एब्डोमिनल मसल्स और साथ ही साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, उसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स का बड़ा योगदान होता है। अगर आपकी मसल्स स्ट्रेंथन्ड हैं तो आपको सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल चाइल्ड बर्थ हो सकता है। मेरा हुआ है, मेरा नेचुरल चाइल्ड बर्थ हुआ है और उस टाइम पे सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी मेरी मम्मी को। सेम वे अभी भी मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, मेरी वाइफ का भी नेचुरल चाइल्ड बर्थ, उसने भी जो मेरे बेटे को जन्म दिया वो नेचुरल चाइल्ड बर्थ था। तो मैं आज आपके माध्यम से ये
चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करें और क्या ट्रीटमेंट्स या एक्सरसाइजेस करें जिससे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन हो। जी। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलोंग विथ पेल्विक फ्लोर मसल्स के साथ जो हम बोलते हैं, जो पेल्विस का जो साइज होता है, तो मेनली वुमेन में देखा जाए तो एक टाइप का पेल्विक होता है, पेल्विस होता है, जिसे हम उसका शेप जो होता है उसके कारण उसको हम बोलते हैं गायनेकॉइड पेल्विस। तो ये पेल्विस हम प्रेफर करते हैं नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के लिए। तो पहले जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो हम ये देखते हैं कि वेदर पेल्विक शेप और साइज ऑफ पेल्विक्स नॉर्मल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मेनली देखा गया है जब महिला की हाइट कम होती है तो उसका पेल्विक जो बोन होता है उसका जो डायमीटर होता है कम होता है। उस समय जो प्रॉब्लम आता है हम उसे कहते हैं सेफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन। बिकॉज कॉमनली हम देखें तो जो चाइल्ड बर्थ होता है तो बेबी का जो हेड पोर्शन होता है वो ही मेनली फर्स्ट आता है पेल्विस की तरफ से, पेल्विक ओपनिंग से। तो हम ये भी तय करते हैं कि वेदर द पेल्विस और जो हेड पोर्शन है बेबी का वो दोनों का प्रोपोर्शन नॉर्मल है या नहीं। अगर वो नॉर्मल है तो हम डेफिनेटली हम नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के लिए जा सकते हैं। 99% वुमेन का ये नॉर्मल होता है। पर आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इनएक्टिविटी ज्यादा है, इसके कारण क्या होता है कि जो बेबी का जो साइज होता है एबनॉर्मली थोड़ा बड़ा हो जाता है। और सम अदर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपने बोला पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग नहीं है तो भी नॉर्मल चाइल्ड बर्थ वो महिला नहीं कर सकती। तो जब टाइम ऑफ डिलीवरी जो पुशिंग टाइम होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तभी हमने देखा है मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिजेरियन सेक्शन वगैरह के लिए ऑप्ट करते हैं। तो अगर उनका पेल्विक फ्लोर मसल नॉर्मल होगा, अगर उनकी दिनचर्या बहुत हेल्दी रही होगी, तो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ बिल्कुल विदाउट एनी डिले बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रेगनेंसी में ही नहीं, बिफोर प्रेगनेंसी हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो योगा जैसे अगर एक्सरसाइजेस पहले से ही फॉलो करती हैं तो उनका हार्मोन लेवल भी बिल्कुल बैलेंस रहेगा, मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे, पेल्विस के और सारे अदर एसेसरी जो मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रांग रहेंगे। तो इसके कारण नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली उनका हो सकता है। तो मैं ये बताना बिल्कुल चाहूंगी, प्रेगनेंसी, बिकॉज एवरी वुमेन्स ड्रीम इज टू डिलीवर, टू बी ए मदर, तो वो तो होना ही है, दिस इज नेचुरल। तो इसलिए ये जानकारी हमें अपनी बेटियों को देना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी ए मदर, सो यू शुड बी ए हेल्दी मदर। तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो तुम्हारा आने का है वो हेल्दी होना चाहिए। तो इसलिए वो बचपन से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको सिखाया जाए, नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली हो सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है ओनली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जो आपको पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन करनी है वो आप जरूर करें, क्योंकि जो भी चीज नेचुरल प्रोसेस से होके गुजरेगी उसका एक कहते हैं कि एक लॉन्गेटिविटी या लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है। अगर वो उस दौरान से नहीं गुजरता है, अननेचुरल होता है, नेचुरल नहीं होता, अननेचुरल होता है, तो डेफिनेटली जो एक टाइम पीरियड पे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जो चाइल्ड बर्थ होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ऑल्टर कर रहे हैं हम प्रकृति के साथ में वो ऑल्टर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका बच्चों का हेल्थ हो, मदर का हेल्थ हो, ये फर्दर इन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी मदर रहना है, तो आपको ज्यादा एम्फेसिस नेचुरल चाइल्ड बर्थ पे करना चाहिए। पर उसके लिए जैसा आपको आज बताया कि एक्सरसाइज करनी होगी, डाइटरी हैबिट्स आपको उस हिसाब से हेल्दी डाइट अडॉप्ट करनी होगी, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूरे टॉक में हमने आज करी वो है खुद के लिए टाइम, सेल्फ हेल्प। हम खुद की रक्षा करें, हम खुद के हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, हम अपना इंडिविजुअल, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि ये ऐसा नहीं है कि हम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नहीं, हमको अपने ऊपर ध्यान देना है। हम स्वार्थी नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं, पर हम ये भी नहीं चाहते कि दूसरों के हेल्प के कारण अपने को अफेक्ट करें। तो इसीलिए जैसा सेइंग है, पहला सुख निरोगी काया,
अगर आपको पहला सुख लेना है तो आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सोशल जो भी है, आपका हेल्थ इंश्योर करना होगा, तभी आप बाकी सुखों का अनुभव ले सकेंगे। मैं कहता हूं इंफॉर्मेशन इज योर वेल्थ, होता है हेल्थ इज वेल्थ। मैं बोलता हूं राइट इंफॉर्मेशन फॉर बीइंग हेल्दी इज गोइंग टू गिव यू वेल्थ, क्योंकि वो वेल्थ आप एंजॉय करने के सिनेरियो में होंगे जब आप हेल्दी हैं। बहुत अच्छी टॉक रही आपके साथ में, पर यहाँ पर मैं ये भी चाहूंगा, मैं वापस से स्टार्टिंग में आता हूँ जहां से हमने चालू किया था, कि आपने बताया कि आपके फादर जो थे वो आदर्श थे और आपको आज उन्होंने बीएनवाईएस करवाया, और बीएनवाईएस करने के बाद में आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। शायद ये कंपटीशन जो है, पीएमटी अगर पास आउट कर लेते और एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते तो ये कोसों दूर था आपके लिए अचीवमेंट। तो मैं चाहूंगा कि इसमें अगर किसी इंसान को या खास करके गर्ल्स को करियर बनाना है तो कुछ उसके लिए भी आप मोटिवेशनल चीज बताएं कि कैसे बना सकते हैं। जी, बिल्कुल डॉक्टर गुलाब, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अभी मैंने बीएनवाईएस 2000 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरी जर्नी फुल एंड फुल एकेडमिक्स ही रही। तो मैं पहले तो दुर्ग में, छत्तीसगढ़ दुर्ग में आरोग्य धाम नाम का एक हॉस्पिटल था, जो अभी उनका खुद भी है, महावीर कॉलेज। उसको वहाँ पहले मैंने काम किया। उसके बाद मैं शादी के बाद साउथ आ गई। साउथ में तमिलनाडु में ही मेरा पूरा करियर लाइफ था। सो सेलम में कॉलेज था, फिर शिवराज कॉलेज, फिर कोयम्बतूर में जेएसएस कॉलेज, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट से मैंने प्रिंसिपल तक की जर्नी तय की है। तो अगर आप पूछे तो काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जैसे हर करियर में हर इंसान को फेस करना पड़ता है, मुझे बिना भी वो सब। स्ट्रगल के तो अचीवमेंट नहीं कुछ होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पोजीशन में आज मैं आई हूँ, तो आई रियली थैंक माय फैमिली और मेरे पापा का जो डिसीजन था, जो उन्होंने मेरा साथ दिया इस बीएनवाईएस पढ़ने के लिए। तो और एक बात तो मैं बोलना चाहूंगी कि उस जमाने में मैं रायपुर में रहती थी, छत्तीसगढ़ में, वहां से मैंगलोर तक का जर्नी मुझे 2 दिन, अगर मतलब पूरे तरीके से देखा जाए तो 3 फुल डेज एंड 2 नाइट मुझे ट्रेन में जाना पड़ता था। और मेरे पापा मम्मी दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, तो उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि मुझे ले जाएं, छोड़े और वापस आए। तो मैं अकेले ही, मैं अपने आप को नहीं बोलती कि मैं आई वाज स्ट्रांग और समथिंग। मैं अपने पापा की तारीफ करना चाहूंगी कि मेरे पापा ने जब वो डरते थे, वो रात भर सोते नहीं थे। 2 दिन मैं ट्रेन में रहूं, मेरे पापा सोते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, कभी मेरे सामने ये नहीं दिखाया कि बेटा तुम नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे हर तरीका का स्ट्रेंथ दिया, हाँ बेटा तुम कर सकती हो, तुम जा सकती हो। तो मैं 3 दिन का जो ट्रैवल अकेले ट्रेन में करती थी, और मैंने ये कोर्स 5 साल में पूरा किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मैं जो देखती हूँ, मेरे जो एकेडमिक्स के लाइफ में जो देखती हूँ, जो मेनली हर कॉलेज में एक सिनेरियो है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गर्ल्स होते हैं। अभी कोई भी क्लास आप ले लो, कोई भी बैच आप ले लो, 85% उसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं। क्यों? अब ये इसका कारण क्या है? जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसा साइंस है, अगर आप प्रैक्टिस इज डेफिनेटली आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने बोला पहले, अगर मैं एमबीबीएस करती तो शायद नहीं, 100% इस पोजीशन में मैं पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एलोपैथी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है, एज ओल्ड बहुत पहले से ये डेवलप हो चुका है इंडिया में। लेकिन नेचुरोपैथी जो है एज ओल्ड सिस्टम है, हमारे इंडिया का सिस्टम है, पर उसका जो डेवलपमेंट है रिसेंटली हो रहा है। आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट, अगर मैं कहूँ तो 20 से 10 साल के अंदर ही जो बहुत मेन डेवलपमेंट हुआ है। इवन दो हम 20 से 25 साल पहले हमारा कॉलेज था, पर जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हम नेचुरोपैथी एक साइंस है ये हम प्रूव कर पाए, तो वो रिसेंट डेवलपमेंट ही होगा। आज की युग में नेचुरोपैथी एंड योगा जो डॉक्टर डिग्री है, मेडिकल डिग्री है, पहले हम कहते थे कि इट इज इक्वलेंट टू एमबीबीएस, पर मैं कहना चाहूंगी इट इज मोर देन एमबीबीएस, बिकॉज इट इज ए लाइफ स्टाइल। आप पेशेंट को दवाई नहीं दे रहे, आप उसको सर्जरी काट करके आप उसको भेज नहीं रहे, आप उनके साथ उनके लाइफ को कोच कर रहे हैं, आप उनको एक नया लाइफ दे रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ नहीं, अपनी फैमिली का लाइफ भी इम्प्रूव कर सकती है। तो एज ए गर्ल चाइल्ड, जब वो एज ए स्टूडेंट वो जब बीएनवाईएस पढ़ने आती है, तो वो जो अपना करियर ही नहीं बनाती है,
बहुत अच्छा एक खुद का लाइफस्टाइल डेवलप करती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है, फैमिली बहुत अपना हेल्दी रखती है, कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल के जो एडवाइसेस दे के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप करती है। सो गर्ल्स के लिए नेचुरोपैथी एंड योगा, अगर उनको मेडिकल में रुझाव है, सबसे बेस्ट जो करियर चॉइस होगा, मैं वो बोलना चाहूंगी। नहीं, आपने बताया जैसे, और खास करके मैं आपको ये बात तो बताऊं कि जो बेटियां होती हैं वो फादर, कहीं ना कहीं फादर उनके लिए हीरो होता है। तो जी वैसे ही हमको आपकी बातों से लगा, और डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और खास करके जैसे आपने बोला कि गर्ल्स के लिए, तो मैं ये भी कहूँगा कि आज गर्ल्स हैं, कल कहीं न कहीं गृहिणी होंगी, और जी जब गृहिणी होंगी तो उनका किचन उनके हाथ में होगा, और जी जब किचन उनके हाथ में होगा तो वो किचन उनका औषधालय बन जाएगा, जी उनका मेडिकल फार्मेसी बन जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि सारे परिवार का जो स्वास्थ्य है वो एक बच्ची के हाथ में है। अगर खास करके बच्चियाँ इस प्रोफ़ेशन में आना चाहती हैं, तो देयर आर वेरियस कॉलेजेस, 45 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर वो ऑप्ट कर सकते हैं नेचुरोपैथी, योगा, फिजिशियन